আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर त्रिपुरा झांकी का मुख्य विषय भारत की विविध संस्कृति को प्रदर्शित करना है। त्रिपुरा की झांकी में खार्ची पूजा सहित शाही संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। इस बार फिर त्रिपुरा न्यू दिल्ली में रिपब्लिक डे की झांकी प्रदर्शनी में भाग लेगा। न्यू दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में 26 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। झांकियां संबंधित राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के कल्चरल सर्किट को उजागर करेगा। रिपब्लिक डे की झांकी प्रदर्शनी में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, Ministry of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Culture and CPWD, Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल की झांकियां भाग लेंगी। सीरियल नंबर के मुताबिक त्रिपुरा की झांकी 19वें नंबर पर होगी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर त्रिपुरा झांकी का मुख्य विषय भारत की विविध संस्कृति का प्रदर्शन करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार त्रिपुरा की झांकी में खार्ची पूजा, राजनीय युग के 14वें देवता की पूजा, अनुष्ठान और उनके महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। झांकी 3 विषयों पर केंद्रित होगी। पहला, परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण। झांकी प्रस्तुति में बांस आधारित शिल्पी आधुनिक तकनीक का उपयोग, पारंपरिक पोशाक में मॉडल और बांस के फ्रेम शामिल किए जाएंगे जो प्रकृति का प्रतीक होगा। दूसरा, बैम्बो और केन क्राफ्ट्स के माध्यम से 14 देवताओं का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। तीसरा, टैब्लो में धरती माता की पूजा और संबंधित सांस्कृतिक मुद्दे शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा पारंपरिक बांस और फूल शिल्पी और आधुनिक कला पैटर्न को झांकी में उजागर किया जाएगा। झांकी में एक पुजारी को पारंपरिक पोशाक में पूजा करते हुए भी दिखाया जाएगा। झांकी त्रिपुरा की प्राचीन आध्यात्मिकता को भी उजागर करेगा। इसी बीच इस गणतंत्र दिवस परेड में एक खास सरप्राइज भी होगा। इंडियन आर्म फोर्सेस ट्रूप्स के साथ इंडोनेशिया का 160 मेंबर मार्चिंग कंटिंजेंट और 190 मेंबर बैंड कंटिंजेंट 26 जनवरी को 76 रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेगा। ड्यूटी पर देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले 300 कलाकार सारे जहां से अच्छा बजाकर गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पारवोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत इंडोनेशिया के रिश्ते लंबे समय से मजबूत है। इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। इस साल रिपब्लिक डे की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों में भगवान बिरसा मुंडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शामिल है। राष्ट्रगान के बाद भारतीय संविधान के 76th ईयर के ऑफिशियल लोगो बैनर वाले गुब्बारे आसमान में छोड़े जाएंगे। कार्यक्रम का समापन 47 प्लेन्स के फ्लाई पास्ट के साथ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पिछली सरकार ने नेताजी को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। भाजपा सरकार ने उन्हें वह सम्मान दिया है। नेताजी की 128वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने ये बात कही। पिछली सरकार ने नेताजी को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने नेताजी को उचित सम्मान दिया है। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने नेताजी के 129वें जयंती के मौके पर कही। गुरुवार को नेताजी सुभाष विद्या निकेतन में आयोजित नेताजी जयंती समारोह का औपचारिक शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि जब नेताजी जापान की मदद से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना चाहते थे तो देश के कुछ राजनीतिक दलों ने उन्हें तेजों का कुत्ता कहा था। किंतु दुखेर विषय যখন জাপানে আমাদের এই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জাপানের সহযোগিতায় ভারতে এই ব্রিটিশকে উৎখাত করার জন্য চেষ্টা করছিলেন, কিছু আমরা জানি আমাদের কিছু নেতা এবং কিছু পার্টির লোক তাদের বলার নামটা আমি এখানে নাই নিলাম, উনাকে বলা হয়েছে তেজর কুকুর। এই কথা আমরা সবাই জানি। আজকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু একজন আমরা দেখতাম সবসময় যে আপোষহীন একজন যোদ্ধা। এতদিন ধরে আমরা দেখেছি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে উনার যে প্রাপ্য যে সম্মান সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি আগের সরকারকে।
কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন আসলেন এবং উনার নেতৃত্বে আমাদের যে সরকার, বর্তমান সরকার বিজেপি গভর্নমেন্ট, ওনাকে প্রাপ্য সম্মান সেটা দিয়েছে। আমরা সবাই জানি যে গ্র্যান্ড ক্যানোপি এট দ্য ইন্ডিয়ান গেট ইন দ্য ন্যাশনাল ক্যাপিটাল ইন সেপ্টেম্বর 2022 সেটা মোদিজি ইনোগ্রেট করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আমরা এটাও জানি যে মডেল অফ দ্য প্রপোজড মেমোরিয়াল ডেডিকেটেড টু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্দামান এবং নিকোবরে, সেখানেও ভার্চুয়ালি উনি সেটার উদ্বোধন করেছিলেন। আমরা ইন 2021 যে প্রাপ্য সম্মান উনাকে দেওয়ার দরকার 2021-এ, আজকের যে উনার জন্মদিন, সেটাকে একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বাধীন যে সরকার, উনার এই দিনটিকে স্মরণ রাখার জন্য নাম দিয়েছেন পরাক্রম দিবস। সবাইকে আজকের এই পরাক্রম দিবস। स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी ने सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका हमेशा यादगार बयान आने वाली पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करेगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा। আমরা জানি যে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস দল থেকে বেরিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি বলেছিলেন, দাবি করেছিলেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাকে উনাকে 11 বার উনাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু উনাকে কোথাও আটকে রাখতে পারেননি। আমরা সবাই জানি এইরকম একজন বীর পুরুষ। আমরা ছোটবেলার থেকে উনার যে বীর গাথা আমরা শুনে আসছি, বারবার উনার সম্পর্কে জানতে আমাদের ইচ্ছা হয়। এখানে যারা নতুন জেনারেশনের যারা ছেলে মেয়েরা আছে, আমি ওনাদেরকে বলবো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সম্পর্কে বেশি করে আরো জানুক। এবং আমরা এই ভারতবর্ষকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে ভারতকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তবেই সম্ভব হবে এইরকম একজন বীর নেতা সম্পর্কে যদি আমরা বেশি করে জানি। উনার যে চির অমর উক্তি আমাদের এখনো সবাই প্রতিটা ঘরে ঘরে আমরা এখনো মনে করি এবং মনে রাখি, সেটা হচ্ছে তোমরা আমাকে রক্ত দাও, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। नेताजी की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन नेताजी सुभाष विद्या निकेतन से रंगारंग जुलूस निकलता है, जो शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करता है। মায়ের ওষুধ কেনা হয়, আমার বাড়তি রোজগারে ভাইয়ের বই কেনা হয়, আমার সময় नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन या नेताजी जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य उनकी आदमीय भावना, निस्वार्थ सेवा और देशभक्ति को भावी पीढ़ी के सामने उजागर करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वास्तुतः अतीत को अपने साथ ले जाने और भावी पीढ़ी को आगे ले जाने में अग्रणी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया है कि संघर्ष करके लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए। साधारण लोगों के दैनिक जीवन की लड़ाई में पथ प्रदर्शक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बात राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने नेताजी की 128वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में कही। इस दिन राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने महाराजगंज बाजार के पास स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर मालार्पण कर श्रद्धांजलि दी। लड़ना, उसको मुकाबला करना, उसको सॉल्व करना, इसी से आगे जाना है। ये मेरा आम पब्लिक के लिए इस दिन 100 साल होने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जी को सब लोग एक हीरो के नाते मानते हैं। वो स्पिरिट से आगे जाना, यही मैं आम पब्लिक को, पर्टिकुलरली त्रिपुरा पब्लिक को रिक्वेस्ट करता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर त्रिपुरा प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसमें राज्य भाजपा नेतृत्व ने भी हिस्सा लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षर से अंकित नेता रहे, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। उनकी जयंती दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में भारत और दुनिया भर में मनाया जाता है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्रमुख राष्ट्रीयतावादी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य भाजपा नेतृत्व ने इस अवसर पर अपनी यही राय व्यक्त की थी। 23 জানুয়ারি আমরা জানি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর 128তম জন্মদিন। আমরা ভারত সরকার যাকে পরাক্রম দিবস হিসেবে পালন করে, এটা শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরাক্রম দিবস পালন করা হয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, জাতীয়তাবাদী এবং সর্বজনপ্রদ নেতৃত্ব। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 128वीं जयंती के अवसर पर त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की ओर से कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही देश के लिए आत्म बलिदान दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने नेताजी के देश प्रेम से प्रेरित होकर देशवासियों से आह्वान किया कि वे देश की सेवा में समर्पित होकर कार्य करें। देश की अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए सभी को आगे आने की अपील की। देश प्रेमेर এই নেতাজির অনুপ্রেরণা নিয়ে লড়াইয়ে ব্রতী হতে সমগ্র দেশবাসী, ত্রিপুরাবাসী এবং জাতীয় কংগ্রেসের সৈনিকদের আমরা আহ্বান রাখছি আগামী দিন এই দেশকে অটুট রাখতে, তার অখণ্ডতা সংহতি বজায় রাখতে জাতীয় কংগ্রেস দল, তার নেতৃত্ব এবং তার কর্মী যোদ্ধারা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে সমগ্র অংশের মানুষকে নিয়ে এগিয়ে যেতে। केंद्र ने अगर वुड और तेल के एक्सपोर्ट की शर्तों में संशोधन किया है। केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन द्वारा इस संशोधन की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्र ने अगर लकड़ी और अगर तेल के निर्यात के लिए शर्तों को आसान बना दिया है। एक विकसित त्रिपुरा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने अगर वुड और अगर ऑयल की निर्यात शर्तों को आसान बना दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को एक बयान में कहा, उन्होंने अगर वुड और अगर ऑयल की निर्यात शर्तों को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी उल्लेख किया कि यह निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है जो त्रिपुरा को तेजी से विकासशील भारत के पथ पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा ने अगरवुड चिप्स और पाउडर के लिए राज्य की एनुअल एक्सपोर्ट लिमिट 25,000 केजी से बढ़ाकर 1,51,080 केजी कर दिया है। ऐसे में त्रिपुरा के लिए इसे बढ़ाकर 22,500 केजी कर दिया गया है। दूसरी ओर अगर तेल की स्टेट वाइज एनुअल एक्सपोर्ट लिमिट कुछ शर्तों के अधीन 1,500 केजी से बढ़ाकर 7,050 केजी कर दिया गया है। ऐसे में त्रिपुरा 1,047 केजी अगर तेल का निर्यात कर सकता है। अगर का उपयोग इत्र, धूप और पारंपरिक औषधियां बनाने में किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। केंद्रीय सरकार द्वारा शिक्षा के मान में सुधार के लिए शुरू किए गए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन बगाफा केंद्रीय विद्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दक्षिण त्रिपुरा जिले के 4 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिनमें बिलोनिया के नवोदय विद्यालय, वीरचंद्र नगर का एकलव्य स्कूल, शांतिर बाजार बालिका विद्यालय और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बगाफा शामिल था। छात्रों को एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाया गया। इसके बाद संबंधित विषय पर क्विज कंपटीशन आयोजित की गई, जिसमें छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए गए। संबंधित विषय पर विस्तृत जानकारी पत्रकारों को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बगाफा के प्रधान अध्यापक राजेश मीना ने प्रदान की। In this Vidyalaya, 4 Vidyalayas are participating: Jawahar Navodaya Vidyalaya Bilonia, Eklavya Model Residential School, Government Girls Higher Secondary School Santir Bazar, and Kendriya Vidyalaya Bagafa. For this, 5 episodes are being shown to the students. After seeing the episodes, a quiz competition.
बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नत भारत के लिए एकजुटता का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के मौके पर आयोजित पराक्रम दिवस में यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नत भारत के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कमजोर करने और इसकी एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाले ताकतों के खिलाफ सतर्क रहने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर कटक में आयोजित पराक्रम दिवस कार्यक्रम में यह आह्वान किया। भारत की एकजुटता पर बल देना है। हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। साथियों, नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर बहुत गर्व करते थे। वे अक्सर भारत के समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास की चर्चा करते थे और उसे प्रेरणा लेने के लिए समर्थक थे। आज भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है, अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास कर रहा है। नेताजी को कंफर्ट जोन से बाहर जाकर देश की आजादी के लिए लड़ना पसंद था। इसी तरह बेहतर भारत के निर्माण के लिए हम सभी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। हमें एक्सीलेंस को चुनना होगा और एफिशिएंसी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन यह बात कही। कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे। इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमें खुद को ग्लोबली बेस्ट बनाना है। एक्सीलेंस को चुनना ही है, एफिशिएंसी पर फोकस करना है। 2021 में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 2025 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर उनकी वीरता को श्रद्धांजलि देने के लिए कटक में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे सबसे पहले कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में मनाया गया था। 2022 में दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम आइकॉन का अनावरण किया गया। 2023 में केंद्र सरकार ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के 21 अज्ञात द्वीपों को नेताजी और 21 परमवीर चक्र वॉरियर्स के नाम पर समर्पित किया। 2024 में यह कार्यक्रम दिल्ली के हिस्टोरिक रेड फोर्ट में आयोजित किया गया था, जहां आईएनए परीक्षण आयोजित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सीपीआईएम त्रिपुरा राज्य समिति ने आगामी राज्य सम्मेलन से पहले गुरुवार को एक बैठक की। सीपीआईएम त्रिपुरा राज्य समिति ने आज सम्मेलन के प्रस्तावित मसौदे पर चर्चा की। सीपीआईएम त्रिपुरा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी की यह बैठक पिछले 3 वर्षों की राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए थी। सीपीआईएम त्रिपुरा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने बताया कि बैठक में अगले 3 वर्षों की सभी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई है। उल्लेखनीय है कि सीपीआईएम त्रिपुरा राज्य सम्मेलन 29,
30 और 31 को आयोजित किया जाएगा। গত 3 বছরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং আমাদের সাংগঠনিক কার্যকলাপের হিসাব নিকাশ এই সম্মেলন আলোচনা হবে। তার জন্য একটা খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন আজকে রাজ্য কমিটি আলোচনার মধ্য দিয়ে ফাইনাল করার পর এটা 29 তারিখে রাজ্য সম্মেলন রাখা হবে। সেটাই सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार की गलती के कारण महिला का यूरिन रुक जाने के कारण वर्तमान में उसकी शारीरिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इस पर चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाते हुए खुवाई तबलावाड़ी क्षेत्र के निवासी अनिमा ताती के पति विश्वजीत ताती ने डॉक्टर के खिलाफ थाना में मामला दर्ज करवाया है। 7 दिसंबर को चेबरी अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान गड़बड़ी के चलते अनिमा ताती नामक महिला का यूरिन रुक गया था, जिसके बाद उसे जीबी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया और 5 बार डायलिसिस कराया गया। 15 दिन बाद जाकर महिला का यूरिन नॉर्मल हुआ, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ने पर उसके पति विश्वजीत ताती ने डॉक्टर के खिलाफ खुवाई थाना में मामला दर्ज करवाया। অর্গমূল্য দেববর্মা তাইনরে আমরা দেখাইছিলাম প্রাইভেট আরো 4-5 বার, তাইনই দেখছে, তাইনই ভর্তি করছে, তাইনই সিজার করছে। এখন তোমরা কি মনে করতেছো কি কারণে তাইনে এরকমটা করলো? তাইনে তো গাবলিতির কারণে এসব হইছে। আগে তো আমরা সবকিছু ঠিক আসলো, তাইনে সিজারটা ঠিক মতন হইছে না। পারাবাসী লোক সব কিছু সবাইও কই যে এই বিষয়টা নিয়ে আপনি এখন কি চান? এই বিষয়টা লই আগে তখন আমি আর কি চাইমু, আমি তখন আগে তাইনের নামে একটা इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर इस प्रोजेक्ट की नीति और वित्तीय मानदंडों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू करने की योजना बना रहा है। परियोजना का उद्देश्य हॉस्पिटल मैनेजमेंट को सिंपल और वेल ऑर्गेनाइज्ड करना है, मरीजों की सटीक जानकारी प्रदान करना और वास्तविक समय की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। हालांकि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फाइनेंशियल क्राइटेरिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। परियोजना के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या RFP में कहा गया है कि संगठन में शामिल होने के लिए मिनिमम एनुअल टर्नओवर ₹10 करोड़ की होनी चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट की कुल लायबिलिटी वैल्यू ₹30 करोड़ की है। यानी किसी भी गलती या विफलता की स्थिति में संबंधित कंपनी को 3 गुना ज्यादा मुआवजा देना होगा। ऐसे टाइट फाइनेंशियल कंडीशंस लो टर्नओवर वाली कंपनीज के लिए एक बड़ी बाधा साबित हो सकती है। परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन अनुभवी कंपनीज कंपटीशन से बाहर हो जाती है। ऐसे बड़े पैमाने की टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स आमतौर पर एक्सपीरियंस सिस्टम इंटीग्रेटर या नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा अप्रूव्ड मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। हालांकि अनुभवी कंपनीज के बजाय कुछ ऐसे कंपनीज को मौके दिए जा रहे हैं जिनके पास क्षेत्र का अनुभव कम है। हालांकि नौकरी में अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रस्तावित नीति में संगठनों के चयन में स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कारण कंपटीशन का दायरा कम हो गया है, क्योंकि योग्य कंपनीज इसमें भाग नहीं ले पाती है। इसीलिए कुछ कंपनीज को अपनी सुविधा अनुसार कीमत निर्धारित करने का अवसर मिलता है, जिससे परियोजना की लागत अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। इन सीमाओं को दूर करने के लिए ऐसी नीति अपनाना आवश्यक है जो फेयर, ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव हो। NHM द्वारा अप्रूव्ड एक्सपीरियंस सिस्टम इंटीग्रेटर्स को प्राथमिकता देने और फाइनेंशियल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आसान बनाने से परियोजना की पारदर्शिता और प्रभावशालिता में वृद्धि होगी, क्योंकि इससे अधिक अनुभवी कंपनीज कम्पीट करने आ सकती है और वहां से चयन के माध्यम से ही सक्षम कंपनीज को जिम्मेदारी देना संभव होगा। विशेषकर त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए HMIS परियोजना एक महत्वपूर्ण उपक्रम हो सकता है, लेकिन यदि संगठन के चयन में सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया तो यह परियोजना के कार्यान्वयन पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। इसीलिए परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए नीतिगत बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर सही कदम उठाए गए तो राज्य के स्वास्थ्य प्रबंधन में एक नया क्षितिज जुड़ सकता है। पूरे मामले को लेकर राज्य स्वास्थ्य विभाग में हलचल मची हुई है। कई अधिकारियों की भूमिका को लेकर
अटकलें शुरू हो चुके हैं। ब्यूरोक्रेट्स का एक समूह मुख्यमंत्री को बिना बताए ये सब काम कर रहा है और संबंधित विश्लेषकों ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। निवासियों ने यह शिकायत की कि बुधवार देर रात उदयपुर पश्चिम खिलपाड़ा क्षेत्र में कैनल का पानी छोड़े जाने के कारण आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ गई, जिसके चलते इलाके में घरों को नुकसान पहुंचा। देर रात अचानक बिना पूर्व घोषणा के कैनल का पानी छोड़ दिए जाने से स्थानीय लोगों में गहरा असंतोष है। क्षेत्रवासियों ने बाढ़ से घरों को हुए नुकसान को लेकर संबंधित विभाग से मुआवजे की मांग की है। ভাইঙ্গা তো ওই জলটা ছুটছে কালকে কোন সময় এটা? কালকে রাতে 2টা বাজে, 2টার পর থেকে আর আমার চোখে ঘুম নাই। এই ছোট ছোট কিসের জল? জলটা কোন জায়গায়? ক্যানালের জল। তারা ক্যানাল ভর্তি, ক্যানালের উপর দিয়ে জল গড়ে আমার বাড়ি ঘর বাইশটা লইয়া ছুটছে। পুরা বাড়ি আমার বীজা সুবা হারাই বইতে পারি না আমি বাড়ির মধ্যে। কাইক বাড়িতে মারতাছি না, বিদ্যা গাছ লইয়া কই যাইতাম আমি? হ্যাঁ, তারা আইয়া দেখা যাইতো আমার বাড়ির ক্ষতিপূরণ দিয়া যাইতো, নাইলে আমার বাড়িটা কিটা করবো তারা কইরা যাইতো। আমি পারতাম না, তারা 100 বইতে। गुरुवार को एमबीबी मैदान में रणजी ट्रॉफी का छठा मैच त्रिपुरा बनाम सर्विसेज खेला गया, जिसमें टीम त्रिपुरा ने पहली पारी में 4 विकेट गंवाकर 116 रन बनाए। रणजी ट्रॉफी के 6th मैच में सर्विसेज के खिलाफ पहले दिन त्रिपुरा ने फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट खोकर 116 रन बनाए। गुरुवार को एमबीबी मैदान पर टॉस जीतकर सर्विसेज टीम ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। एमबीबी मैदान के ग्रीन पिच टॉप और उस पर छाई धुंध भरे परिस्थिति का फायदा उठाते हुए सर्विसेज के गेंदबाज ने शुरुआत में ही त्रिपुरा को झटका दे दिया। एक समय त्रिपुरा ने सिर्फ 5 रन बनाकर 2 विकेट खो दिए थे। आखिरकार विकेटकीपर बैट्समैन श्रीधरन शरद की धैर्यपूर्ण 57 रन की नाबाद पारी के कारण त्रिपुरा 4 विकेट खोकर 116 रन बना सकी। शुक्रवार को मैच के दूसरे दिन के लिए क्रिकेट विश्लेषकों का मानना है कि यह त्रिपुरा के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इसी बीच धुंध और कम रोशनी के कारण मैच गुरुवार को लगभग 3 घंटे की देरी से शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।